हेलो एवरीवन। ये हमारी मूल विधि और संविधान पी बाई क्यू सीरीज का पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले हम 5 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो पिछले 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखी है, आप वो पांचों पार्ट देख सकते हैं। इसमें हमने 40 क्वेश्चन हैं और ये 19 दिसंबर 2017 को जो शिफ्ट 2 में पेपर हुआ था उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। संविधान, मूल विधि और संविधान का ये डिटेल सिलेबस है। आप चाहें तो एक बार इसको पढ़ सकते हैं। मैं एक बार इसको पढ़ देता हूं जल्दी से, क्योंकि कुछ लोग नए भी जुड़े हैं तो उनको पता हो जाए। जैसे मूल विधि में भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता आईपीसी 1860 और सीआरपीसी 1973 महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान के बारे में पढ़ना है। यातायात नियमों के बारे में पढ़ना है, मोटर व्हीकल एक्ट, पर्यावरण संरक्षण के बारे में और वन्य जीव संरक्षण के बारे में, मानव अधिकार संरक्षण के बारे में, सूचना का अधिकार के बारे में, सूचना का अधिकार जो आरटीआई अधिनियम है उसके बारे में, आयकर अधिनियम है उसके बारे में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है उसके बारे में, राष्ट्रीय सूचना अधिनियम है उसके बारे में, रासू का जिसे बोलते हैं, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम के बारे में, साइबर अपराध के बारे में, जनहित याचिका के बारे में, पीआईएल के बारे में पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय और भूमि सुधार के बारे में, और भूमि अधिग्रहण भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। ये तो हो गया मूल विधि। मूल विधि, संविधान एवं सामान्य ज्ञान, ये टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर आते हैं। ठीक है, और इन 40 मार्क्स में भी फर्दर डिवाइडेड है 3 पार्ट, का, खा और गा। ठीक है, संविधान से क्या क्या पढ़ना है, संविधान का उद्देश्य क्या है, मौलिक अधिकार के बारे में, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य के बारे में। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये समझें, अगर ये पूरे चीज में 80% भूमिका इनकी रहेगी। मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य के बारे में, संसदीय व्यवस्था के बारे में, केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार के बारे में, कानून बनाने का अधिकार के बारे में, स्थानीय शासन के बारे में, और राज्यों, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के बारे में, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियों के बारे में, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी सूचना पद्धति आदि के विषय के बारे में, जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। और ये सामान्य ज्ञान है जिसमें सामान्य विज्ञान के कुछ प्रश्न आएंगे, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान से प्रश्न आएंगे, भारत के इतिहास के बारे में, भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उनके बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के बारे में, भारतीय कृषि के बारे में, वाणिज्य एवं व्यापार के बारे में, जनसंख्या के बारे में, पर्यावरण एवं नागरीकरण के बारे में, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, और विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल के बारे में, प्राकृतिक संसाधन और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय के बारे में, मतलब करंट अफेयर, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समसामयिक। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति एवं सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, मध्य प्रदेश में राजस्व, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध के बारे में, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी होना चाहिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान होना चाहिए, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के बारे में। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है। सिलेबस काफी बड़ा है, 40 क्वेश्चन का आना है। इस सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो 3 सब्जेक्ट बनते हैं, रीजनिंग, हिंदी और गणित, उनसे इतना उन तीनों सब्जेक्ट में इतना सिलेबस नहीं है जितना इस अकेले में सब्जेक्ट में सिलेबस है। उनका काफी लिमिटेड और सीमित सिलेबस है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। इसमें बहुत ज्यादा सिलेबस है, अगर इनको पढ़ेंगे तो पूरा एक बहुत बड़ा ग्रंथ टाइप बन जाएगा, लेकिन फिर भी पढ़ना तो जरूरी है। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन पे 14 क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। एक्चुअली में एक पेपर में आया हुआ 41 क्वेश्चन है, एक
हमारे वीडियो के हिसाब से पहला क्वेश्चन है, ठीक है। संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। किस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही थी? तो देखिए, जब भी मौलिक संरचना के बारे में आता है, मूलभूत ढांचे के बारे में बात आती है, तो वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस के बारे में आती है। और इससे ऊपर एक मेनका गांधी बनाम भारत संघ का केस दिया है। देखिए, इस जो केस में नेशनल इमरजेंसी जब खत्म हुई थी 1977 के बाद, तो 1977 के बाद मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, तो मेनका गांधी जी का पासपोर्ट को जब्त कर लिया था। जब्त करने के बाद इन्होंने जो याचिका दायर कर दी, इन्होंने बोला कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इस तरीके से बिना बताए और बिना कोई ठोस सबूत के हमारा पासपोर्ट ले लिया गया। तो उससे संबंधित ये मेनका गांधी बनाम भारत संघ का केस है। और जब भी मौलिक संरचना के बारे में बात आएगी, तो ये इसमें बोला गया था कि संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए जा सकते हैं उस हद तक, लेकिन जो मूलभूत ढांचा है उसमें बदलाव नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, अफगानिस्तान के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सहमत हुआ है? देखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वो 2017 में जो पेपर हुआ था उसका करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो उस समय 2.87 मिलियन की सहायता भारत ने दी थी अफगानिस्तान के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए। तो जैसे हमने अभी सिलेबस डिस्कस किया, देखिए ये दोनों के दोनों क्वेश्चन सिलेबस से हैं। जैसे उसमें बाद के बारे में बताया था, तो ये बाद से क्वेश्चन हो गए केस के बारे में। और अंतरराष्ट्रीय समय समय के बारे में, मतलब अंतरराष्ट्रीय नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के बारे में बताया था, तो ये उससे क्वेश्चन हो गया 42। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? देखिए, अनुसूची 7 जो है उसमें 3 प्रकार की अनुसूची दे के रखी है। एक संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। ठीक है, तो संघ सूची में 100 विषय दे के रखे हैं। इसमें जो 100 विषय दे के रखे हैं उन पर केवल संघ यानी केंद्र सरकार कानून बनाएगी। रा, राज्य सरकार के विषय दे के रखे हैं, उनमें केवल राज्य सरकार कानून बनाएगी। और जो समवर्ती सूची है उसमें भी लगभग 61 सब्जेक्ट दे के रखे हैं, उनपे उन समवर्ती सूची में जो सब्जेक्ट दे के रखे हैं उन पे केंद्र व राज्य दोनों बनाएगी, दोनों कानून बना सकते हैं। तो राज्य सूची के अंतर्गत क्या आता है? तो राज्य सूची पथकर जो टोल टैक्स लगाती है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची के और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि शिक्षा हो गया, शिक्षा नहीं सॉरी शिक्षा समवर्ती सूची में राज्य सूची में टोल टैक्स हो गया, एक कृषि आय पर टैक्स हो गया, मनोरंजन के साधन हो गए, उन पे कानून बना सकती है। पुलिस जो है ना उसके अंडर में रहती है, उसके बारे में कानून बना सकती है। और कारागार यानी जेल से संबंधित कानून बना सकती है। और जो लोक स्वास्थ्य के बारे में कानून बना सकती है। और इसके अलावा जैसे कि गैस हो गया, सिंचाई हो गया, गैस से संबंधित, गैस नेचुरल गैस जो रहती है, गैस से संबंधित कोई भी काम है तो उन पर कानून बना सकती है। सिंचाई से संबंधित कोई भी काम है उन पर कानून बना सकती है। और लोक स्वास्थ्य हो गया। तो ये प्रमुख प्रमुख विषय हैं जिन पर राज्य सूची अपना काम करती है, राज्य सूची अपने नियम बनाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, राज्य के विधि निर्माण अधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विधि निर्माण अधिकारियों, संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचे। देखिए, विधानमंडल जहां पे आता है, जैसे राज्यों के विधानमंडल, केंद्र में संसद रहता है, तो संसद के अंग जो रहते हैं, संसद के अंग रहते हैं, एक तो लोकसभा रहता है, राज्यसभा रहता है और तीसरा राष्ट्रपति रहता है। ऐसे ही राज्यों में विधानमंडल रहते हैं। तो जो विधानमंडल रहते हैं उनके अंग क्या क्या होते हैं? एक तो विधानसभा रहता है, दूसरा अपना विधान परिषद रहता है और तीसरा राज्यपाल रहता है। और हर कहीं ये विधान परिषद नहीं है, ये ओनली 6 राज्यों में है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन 6 राज्यों में उपस्थित है ओनली राज्य परिषद, बाकी सब में नहीं है। तो बाकी में विधानसभा और अपना राज्यपाल, यही विधानमंडल कहलाएगा। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसद विधि पूर्वक उन राज्यों से संबंधित राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। ये बिल्कुल सही बात है कि संसद जो है ना वो राज्य सूची में जो विषय दिए हैं, अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो उन पर भी कानून बन सकता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन, संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम ऐसे राज्य संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम ऐसे राज्यों तथा अन्य कोई भी राज्य जो इस प्रकार के संकल्प पारित करता है पर लागू होंगे। बिल्कुल सही बात है। संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम ऐसे राज्यों तथा अन्य कोई भी राज्य जो इस प्रकार से संकल्पित पारित करता है पर लागू हो जाएंगे। तीसरा, अब राज्य संसद द्वारा पारित होगा कोई भी अधिनियम ऐसे राज्यों अथवा अन्य कोई भी राज्य जो इस प्रकार संकल्पित, जो फिर राज्य के अंदर पारित करेगा ना तो उस पर भी लागू हो जाएंगे। क्या है, संसद के द्वारा जो कानून बन गया उसे फिर उनके विधानमंडल में पारित करना पड़ेगी, उनकी विधानसभा में पारित करना पड़ेगी। संसद के पास ऐसे अधिनियमों को संशोधित अथवा निरस्त करने का अधिकार है। तीनों के तीनों सही है, इतनी शक्तियां रहती हैं संसद के पास। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, उपाधियों का अंत संबंधित है। देखिए ये जो है ना, अगर भाग 3 संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन है, जो कि मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन है, जो कि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आपके मौलिक अधिकार दे के रखे हैं। ठीक है। तो मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार दे के रखे हैं। 6 में से जैसे पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, तो जो 14 आर्टिकल से लेके 18 आर्टिकल्स तक दे के रखा है वो समानता का अधिकार है। और दूसरा जो मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक देख रखा है। ये है अपना समानता का अधिकार और ये है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 से देके रखा है और आर्टिकल 23 से 24 तक देके रखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक देके रखा है। और पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 से लेके 30 तक देकर रखा है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और छठवां जो लास्ट बचता है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो आर्टिकल 32 में देकर रखा है। ठीक है। तो आर्टिकल 16 कहता है समान काम के लिए, जैसे इसमें समानता का अधिकार में क्या बोलता है, आर्टिकल 16 क्या बोलता है, समान काम के लिए समान वेतन होगा। आर्टिकल 17 बोलता है कि अस्पृश्यता के बारे में बताता है, मतलब अनटचेबिलिटी जो छुआछूत है उसके बारे में बताता है। और आर्टिकल 18 जो है वो बताता है उपाधियों के अंत के बारे में। तो यहाँ पे पूछा है उपाधियों का अंत संविधान में खालिस्तान के अंतर्गत प्रतिस्थापित किया गया है। तो ये पहला में क्या बोला है, समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और छठवा आपका संवैधानिक उपचार के बारे में। ठीक है। तो पहला समानता का अधिकार में जाएगा, समानता का अधिकार इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46, निम्नलिखित में से कौन सा ये यौन संचारित रोग नहीं है। तो इसमें से टाइफस जो है ना वो ये यौन संचारित रोग नहीं है, बाकी यकृत, ये हेपेटाइटिस बी भी यौन संचारित है, और गोनेरिया भी है, और क्लेमाइडिया भी है। ये तीनों के तीनों रोग यौन संचारित रोग है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने अपना ऐतिहासिक 500वां टेस्ट मैच किस देश के विरुद्ध खेला था। 47 का ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड करेक्ट आंसर है। देखिए ये भी करंट अफेयर और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर से आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।
और ये तुम्हारा साइंस से क्वेश्चन है और ये तुम्हारा संविधान से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सी करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, खालिस्तान एक सॉफ्टवेयर रोबोट है जो स्वचालित कार्यों की एक लंबी सूची अपने आप निष्पादित करता है। अपने आप निष्पादित करता है, तो बॉट एक ऐसा सॉफ्टवेयर रहता है जो अपने आप स्वचालित कार्यों की एक लंबी सूची अपने आप निष्पादित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे? तो ये भोसले भोसले जो घराना था उससे संबंधित थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, फंड या निधियां जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं वे क्या कहलाते हैं? उन्हें बोलते हैं गिल्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की अग्रणी तहकीकात संबंधी पुलिस संस्थान कौन सी है? तो सीबीआई जो है वो अग्रणी संस्थान है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई। 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है? जो खाने का तेल है वो किससे निकाला जाता है? राई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष शीर्ष संगठन कौन सा है? तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी, जिसकी स्थापना 1974 में होती है। जो 1974 में वाटर एक्ट आया था उसके थ्रू होती है इसकी स्थापना। 1974 में क्या आया था? वाटर एक्ट आया था ना, वाटर एक्ट जो आया था उसी के थ्रू सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974 में जिसकी स्थापना होती है तो वो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का सबसे बड़ा शीर्ष संगठन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55, किसी किसी प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल जो दोबारा उग जाते हैं उन्हें द्वितीयक जंगल कहते हैं, द्वितीयक वन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, 30 नवंबर 2017, आज चल रहा है 2021, ठीक है 2021 और मई, और 30 नवंबर 2017 को संयुक्त खुफिया समिति मतलब ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी संयुक्त खुफिया समिति के प्रमुख कौन थे? तो आर एन प्रजापति। देखिए ये ज्वाइंट इंफॉर्मेशन कमेटी का काम क्या रहता है? संयुक्त खुफिया ये क्या काम करती है? जो आईबी, जो हमारी खुफिया एजेंसी है आईबी, और जो हमारी दूसरी खुफिया एजेंसी है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये जो रॉ डाटा इकट्ठा करते हैं, कच्चे डाटा, मतलब इनके जो खुफिया आंकड़े रहते हैं उन पर काम करती है जीआईसी, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी समिति कमेटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उस समय जीआईसी के प्रमुख थे वो आर एन रवि थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? देखिए भारत की राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा तो कोई है ही नहीं, तो भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, 58, खालिस्तान ने वनवासी अनुसूचित जातियां एफ डी एस टी एफ डी ए एस एफ डी एस टी सॉरी एफ डी एस टी फॉरेस्ट फॉरेस्ट डाउरी सॉरी फॉरेस्ट ड्वेलिंग्स एंड स्केड्यूल ट्राइब, जो एक्ट आया था एफआरटी एक्ट आया था, फॉरेस्ट राइट एक्ट, उसके थ्रू वन अधिकारों को मान्यता दी गई। एफडीएसटी लोगों को वन भूमि पर अधिकार दिलाया। तो ये इस फॉरेस्ट राइट एक्ट जो आया था ये 2006 में आया था। इसमें क्या हुआ था, जो हमारे SC ST के भाई बहन हैं उनको क्या दिलाया था?
वन अधिकारों की मान्यता मिल गई थी फिर उनको, वो वन में रह सकते हैं। कौन जो क्षेत्र चिन्हित किए गए थे उन पे जाके फिर ये लोग रह सकते थे और अपने जो भी काम है वन से रिलेटेड वो कर सकते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ना क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, अगर कोई पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर होती है तो इसके लिए मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश पारित होना चाहिए, मजिस्ट्रेट के द्वारा। ठीक है, जब भी कोई जनहित याचिका पारित होगी तो उसमें मजिस्ट्रेट के अनुमति चाहिए। ना क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कार्यकरण नियमों के अनुसार हस्ताक्षर और संपुष्टि से पहले सभी अंतरराष्ट्रीय समझौते और संधियां सिवाय उनके जो विनिर्दिष्ट रूप से छूट प्राप्त हैं को खालिस्तान की आवश्यकता है। तो मंत्रिमंडल जो रहता है उसकी आवश्यकता रहती है, ठीक है, लोकसभा के अंदर, तभी वो सारे काम जो है ना आगे की तरफ बढ़ते हैं, अनुमोदित होते हैं। तो मंत्रिमंडल का अनुमोदन चाहिए रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी सही है, निम्नलिखित में से कौन सा सही? अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य का चयन एवं प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है, ये एकदम सही सेंटेंस है। लोक सेवक भारत सरकार के कर्मचारी होते हैं, सरकार के समस्त कर्मचारी लोक सेवक हैं, जितने भी कर्मचारी हैं वो लोक सेवक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही बात है। क्वेश्चन नंबर 61 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान एक रूपक है जो ऐसी न्याय वितरण सभाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कानून अथवा न्याय के आदर्शों की कोई परवाह नहीं करता। तो देखिए, पहले जो कंगारू कोर्ट हुआ करते थे, इनमें क्या रहता है, कोई भी नियम कानून नहीं रहते, ये कैसे भी अपने निर्णय दिया करते थे। और ये जंपिंग कोर्ट हुआ करते थे, कभी इधर लग रहे हैं तो कभी उस राज्य के इस कोने में लग रहे हैं, कि कोई सीमा निर्धारित नहीं थी, जिसका आधिकारिक महत्व उस प्रदेश में जहां पर वह स्थित है ना के बराबर होता था अथवा बिल्कुल नहीं होता था, तो उन्हें बोलते थे कंगारू कोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पारिभाषिक शब्द आयकर से संबंधित नहीं है? तो देखिए, कर कटौती या संकलन खाता क्रमांक, TAN, संकलन खाता क्रमांक, तो ये तो इससे संबंधित है आयकर से। छुट्टी, यात्रा भत्ता, ये भी इससे संबंधित है आयकर से। महंगाई भत्ता ये तो है ही। करदाता पहचान संख्या मतलब टिन, टिन नंबर इससे नहीं है। TI जो टिन नंबर रहता है ना, वो इससे नंबर TIN। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की खालिस्तान अनुसूची में उल्लेखित है। देखिए, पहली अनुसूची हमारे बताती है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। ठीक है, दूसरी अनुसूची बताती है जो सरकार के प्रमुख अधिकारी रहते हैं उनके वेतन के बारे में बताती है। तीसरी अनुसूची जो बताती है जो प्रमुख अधिकारी रहते हैं वो उनके शपथ पत्र प्रारूप के बारे में बताती है। और जो चौथी अनुसूची बताती है वो बताती है कि जो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां से राज्यसभा में जनप्रतिनिधियों के बारे में बताती है। जो पांचवी अनुसूची है वो बताती है कि जो SC ST वाले इलाके हैं, SC ST वाले इलाके हैं, उनमें किस तरीके का नियंत्रण सरकार का रहेगा। ठीक है, और जो छठवीं अनुसूची बताती है वो जो SC ST के कुछ इलाके हैं, कुछ प्रमुख विशेष इलाके हैं, जैसे कि ATMM असम, त्रिपुरा और मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, इन क्षेत्रों में SC ST का क्या प्रशासन रहेगा, इसके बारे में छठी अनुसूची बताती है। तो इस तरीके से, और अनुसूची 7 में जो है ना 3 प्रकार की समवर्ती सूची दे के रखी है। ठीक है, अनुसूची 7 में 3 प्रकार की समवर्ती सूची दे के रखी है। तो इस तरीके से पहले से लेकर 7 तक की अनुसूची होगी। तो यहाँ पे पूछा है हमारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की पहली सूची में बताया। पहली कहां पर? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लेखित नहीं था?
काम पाने का अधिकार ये भी उल्लेखित था, और ये नहीं था पहले, कार्यस्थल पर उचित एवं मानवीय परिवेश एवं मातृत्व सहायता का प्रावधान नहीं था पहले, अभी तो है, इसके बारे में, दोनों के बारे में है। तो ऑप्शन नंबर बी उल्लेखित नहीं था पहले, ठीक है, बाद में जोड़ा गया। तो काम पाने का अधिकार, देखिए आर्टिकल 39 का क्या कहता है, आर्टिकल 39 देखिए, राज्य राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत देखिए पहले, भाग नंबर 4, भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार है, भाग 4 में हमारे नीति राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो कि हमने आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिए हुए हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 जो है वो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक रहता है, ठीक है, और अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक रहता है। तो आर्टिकल इसमें आता है, आर्टिकल 39 क्या कहता है, 39 का क्या कहता है, आर्टिकल 39 का कहता है कि राज्य जो है ना, राज्य लोगों के कल्याण के बारे में अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखेगा, इसके बारे में राज्य के बारे में बताया गया। तो नहीं, कल्याण के बारे में 38 में बताया गया है, 39 का में बताया गया है कि समान न्याय, सभी को समान न्याय मिलेगा, और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए के बारे में बताएगा, राज्य व्यवस्था करेगी निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में, ठीक है। और आर्टिकल जो 22 है, आर्टिकल 42 है, आर्टिकल 42 बताता है कि लोगों को गरिमामय स्थिति में काम करने का अधिकार है, एवं जो मातृत्व सहायता है, जो प्रसूति महिलाएं हैं उनके लिए प्रॉपर छुट्टी देने का अधिकार है, ठीक है, और उनके लिए छुट्टी, और जो 1961 में प्रसूति अधिनियम आया था, उसमें पहले 90 दिन की छुट्टी के बारे में बताया गया था, अब उसको बढ़ा के 135 दिन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, काम पाने का अधिकार है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अंतर्गत खालिस्तान का गठन किया गया है, भारत की सामयिकातिक निधि का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 का भारत की सामयिकातिक निधि है, उसके बारे में गठन किया गया है, सरकार को प्राप्त राजस्व और सरकार द्वारा किया गया व्यय इसका हिस्सा है। तो सामयिकातिक निधि क्या होती है कि सरकार की इनकम क्या हुई और सरकार के द्वारा एक्सपेंडिचर क्या हुआ, तो वो आता है भारत की सामयिकातिक निधि में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था 16 मई 1946, मतलब आजादी से पहले को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इस कार्यान्वयन किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरण मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389 थी उस समय। देश की आजादी से पहले संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी 389, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, खालिस्तान प्रश्नकाल के दौरान, देखिए प्रश्नकाल होता क्या है, 11 बजे से लेके 12 बजे तक संसद में प्रश्नकाल का समय कहलाता है, और 12 बजे से लेके 1 बजे का जो समय रहता है वो कहलाता है हमारा शून्यकाल। तो प्रश्नकाल को जो समय रहता है उसमें क्या करते हैं कि प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। खालिस्तान प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न है, सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता, मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता। और इस अब देखिए, तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, तारांकित प्रश्न वो होते हैं जिनका वही संसद में तुरंत उत्तर चाहिए पड़ता है, तुरंत आंसर दिया जाता है, मतलब मौखिक आपको आंसर देना पड़ती है, तो वो तो कहलाते हैं तारांकित प्रश्न। और अतारांकित प्रश्न वो होते हैं जिनका मौखिक उत्तर नहीं मिलता, उनको लिखित कोई भी उनका लिखित, इन आतारांकित प्रश्न जो रहते हैं उनका लिखित में आंसर दिया जाता है, और समय दिया जाता है कि इन प्रश्नों का आंसर आप
अपना समय लेके दे सकते हैं, तो उन्हें बोलते हैं आतारांकित प्रश्न। और आतारांकित प्रश्न जब कोई भी विपक्षी पार्टी किसी सत्ता करने वाली पार्टी से पूछती है तो उनके फिर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते, क्योंकि उसमें लिखित आंसर रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 69 देखिए, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट जो 1888 वाला कहलाता है, जो कि 1 जुलाई 1989 में 1888 सॉरी 1988 वाला है, 1989 में ये लागू होता है। इसकी मोटर व्हीकल एक्ट की जो धारा है वो कुछ प्रमुख धाराएं, जैसे कि धारा नंबर 119। धारा नंबर 119 बताती है ट्रैफिक साइन के बारे में बताती है, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है, ट्रैफिक साइन 119। ठीक है, और धारा नंबर जैसे कुछ और इंपोर्टेंट धाराएं, जैसे कि धारा नंबर 119 हो गई, धारा नंबर 115। धारा नंबर 115 इवन ऑड एवं नो एंट्री के बारे में बताती है, कहाँ पे नो एंट्री है, और इवन ऑड फॉर्मूले के बारे में बताती है। धारा नंबर 3 बताती है कि कौन लोग, अच्छा धारा नंबर 3 बताती है जो ड्राइविंग लाइसेंस रहता है उसके बारे में बताती है। और कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं अभी रिसेंटली, उनके बारे में देखिए। जैसे धारा नंबर 2 का फर्स्ट ए, धारा नंबर 2 का फर्स्ट ए जो बताता है वो बताता है ओला और उबर के बारे में, ओला और उबर कैब्स के बारे में। ठीक है, और एक और धारा है, धारा नंबर 164। धारा नंबर 164 सॉरी 162 जो है वो गोल्डन हावर के बारे में बताती है। जब भी कोई घटना घटती है तो उस घटना घटने से 1 घंटे का समय को गोल्डन हावर के बारे में बताया है, जो कि धारा नंबर 162 में बताया है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी इस साइन का अर्थ बताना है हमको क्या होता है। तो ये जो साइन है वो मोटरसाइकिल चलाने की जगह, साइकिल चलाने की जगह के बारे में बता रहा है, और साइकिल चलाना मना है इसके बारे में बता रहा है, या फिर चलाने की जगह के बारे में बताता है। और मार्ग केवल साइकिल मार्ग के लिए, साइकिल चालकों के लिए, और मोटरसाइकिल का आना मना है किसके बारे में बताता है। तो ये मोटर गाड़ियों 69 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका मना के बारे में, केवल साइकिल मार्ग चालकों के लिए है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर, हाँ यस, मार्ग केवल साइकिल चालकों के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 का ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र के किस वर्ष में मोपला विद्रोह हुआ था। दक्षिण भारत की बात बता रहा है, तो 1921 में वहां पे मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, देखिए सूचना अधिकार अधिनियम मतलब आरटीआई की बात हो रही है यहाँ पे, तो आरटीआई 2005, ठीक है, जो कि 15 जून 2005 को आ जाता है, 2005 को, और 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो जाता है। तो आरटीआई की कुछ प्रमुख धाराएं देखिए, जैसे कि आरटीआई की धारा नंबर 7 क्या कहती है। आरटीआई की धारा 7 कहती है कि आपको 30 दिन के अंदर जो भी सूचना मांगी जाएगी वो सूचना देना पड़ेगी। ठीक है, 30 दिन के अंदर। ठीक है, कोई भी सरकारी कार्यालय से संबंधित सूचना मांगे गए तो वो 30 दिन के अंदर आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगी। ये धारा नंबर 7 कहती है। धारा नंबर 8 क्या कहती है, सारे डिपार्टमेंट से सूचना नहीं मांग सकते। धारा नंबर 8 कहती है कि कुछ ऐसे संस्थान हैं जिनके बारे में आप सूचना, कुछ खुफिया संस्थान और कुछ ऐसे संस्थान हैं जिनके बारे में सूचना आप नहीं ले सकते, जैसे कि बीएसएफ हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, ईडी हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो होगा, रॉ हो गया। तो इन जो संस्थान है इनके बारे में बताती है कि इनसे आप कोई भी सूचना नहीं ले, इनके बारे में आप सूचना नहीं ले सकते। और एक और है धारा नंबर 12। आरटीआई में धारा नंबर 12 क्या बताती है कि केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना के बाद, सीआईसी के बारे में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में, ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में, गठन के बारे में बताती है कि
केंद्रीय सूचना आयोग के गठन के बारे में धारा नंबर 12 बताती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आरटीआई। तो अभी देखिए क्या पूछ रहा है कि कोई कॉलेज अथवा पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अनुमोदित है या नहीं, ये लोक सूचना अधिकारी से मांगी जा सकती है। बिल्कुल मांग सकते हैं आप। संसद विधायक निधि का इस्तेमाल तथा ग्राम पंचायतों के व्यय का विवरण भी मांग सकते हैं। जो संसद और विधायक रहते हैं इनके लिए जो ग्राम पंचायत और नगर पंचायत में खर्च करने के लिए जो निधि आती है उसमें आपने कितना खर्च किया और कहाँ पे खर्च किया इसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। तो दोनों कथन इसके राइट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार्य को रद्द करके पूर्व स्थिति प्राप्त करने के लिए एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। कल्टर प्लस जेड से हम कोई भी चीज घट जाती है तो कल्टर प्लस जेड से उसे वापस भी कर सकते हैं ना, कल्टर प्लस जेड से उसको वापस कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर मतलब जैसे आपने कोई कुछ भी लिखा, जैसे आपने लिखा पाथ क्रिएटर एकेडमी, PATH पाथ क्रिएटर एकेडमी ऐसे लिख दिया आपने पूरा कंप्लीट, पाथ क्रिएटर एकेडमी लिख दिया। लिखने के बाद कल्टर जेड दबा दबा के आप पूरा जैसे यहां से लिखना शुरू किया होगा आपने, यहाँ पर पहुंच गए तो वापस से आप धीमे धीमे एक एक करके करते 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 यहाँ पर भी आ सकते हो, जहां पर लाना है वहां पर ला सकते हो। तो कल्टर प्लस जेड की सहायता से आप जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, भारत में किसी सुरक्षा एजेंसी के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा क्या है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब FDI के बारे में कितना होता है। कोई भी जो निजी सुरक्षा एजेंसी रहती है उसमें केवल 74%, 100% नहीं हुआ उसमें, 74% आप उसमें जमा कर सकते हैं, कोई भी मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्यों की अनुमति कर सकते हैं। देखिए आर्टिकल अनुच्छेद 171 का 3 क्या बोलता है कि जो राज्य का राज्यपाल रहते हैं वो विधान परिषद में विधान परिषदों की संख्या के 1/6 सदस्य, जितनी भी संख्या विधान परिषद में है उनके 1/6 सदस्य को वो जो कि विज्ञान, साहित्य, कला और सहकारी आंदोलन इन चारों क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को 1/6 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। ये तो कहता है हमारा विधान परिषद। और वहीं पे 80 का जो अनुच्छेद 80 का जो 3 आर्टिकल है वो बताता है कि जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में 12 सदस्य जो कि विज्ञान, साहित्य, कला और सहकारी आंदोलन इन सब से जुड़े हुए जो विशिष्ट ज्ञान रखने वाले लोग हैं उनको मनोनीत कर सकता है। तो 171 का 3 और 80 का 3 दोनों अच्छे से याद होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन 74 का आंसर हो जाएगा डी, ABCD तीनों आंसर, चारों आंसर आएंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, प्राथमिक क्षेत्र देखिए पहले ये समझिए प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी और टर्सरी, 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र वो रहते हैं जो जैसे कि कृषि हो गया, किसी चीज उत्खनन हो गया, तो ये शुरुआती क्षेत्र रहते हैं, इन्हें प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और कृषि से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं जैसे कि पशुपालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सारे कृषि में जाएंगे, तो ये कहलाते हैं प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र क्या है, इनसे जो बढ़ने वाली चीजें हैं, किसी चीज का निर्माण हो गया, जैसे कि अब यहाँ पे तुम्हारे पास जूट की खेती की गई तो यहाँ से, या भेड़ पालन किया गया तो इन भेड़ों का ऊन का क्या करने वाले हो आप, कपड़ा बनाने में उपयोग करेंगे। ठीक है, और लोहे से उत्खनन जैसे हो गया, जैसे लोहे के ओर्स निकल गए, कच्चा लोहा निकल गया, अब उस लोहे का क्या करोगे, लोहे का यहाँ पे निष्कर्षण होगा, लोहे के इक्विपमेंट बनेंगे, है ना, और जो भी गेहूं निकल के आया था उनकी बिस्किट्स बनेंगे। तो ये द्वितीय क्षेत्र होता है। तृतीय क्षेत्र क्या आता है, तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आती हैं, जैसे कि बैंक से संबंधित सेवा हो गई, ठीक है, शिक्षा हो गया, शिक्षा से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हो गई, वो सर्विसेज हो गई जो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की, वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। तो राज्य के राज्यपाल, सॉरी ये तो हो गया, ये था क्वेश्चन। प्राथमिक
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण किसकी ओर संकेत करते हैं? देखो, लघु उद्योग के बारे में, कृषि के बारे में, छोटे कारोबार के बारे में आदि को दिए जा रहे ऋण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कृषि, छोटे कारोबार आदि को दिए जा रहे ऋण के बारे में, ये है इनका प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, जैसे वाणिज्यिक क्षेत्र, ये तो बैंक से संबंधित हो गई, ये तो तृतीय क्षेत्र में आएगा। सॉफ्टवेयर उद्योग, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, ये भी तृतीयक और ये भी तृतीयक। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? तो जो अपना अफ्रीका महाद्वीप है, ये बिल्कुल गर्म रखा है, सबसे गर्म महाद्वीप कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 3 वर्षों तक रह सकते हैं अपने पद पर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 2X के अनुसार वारंट मामला, वारंट क्या होता है? जब भी कोई संज्ञेय अपराध करता है तो उसमें उसके लिए वारंट मामला वह होता है जो एक ऐसे अपराध से संबंधित है जिसकी सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास और तथा खालिस्तान वर्षों से अधिक अवधि का कारावास। वारंट निकालता है, न्यायालय निकालता है वारंट को। और कुछ जो संज्ञेय अपराध रहते हैं उसमें क्या होता है, बिना वारंट के भी, जैसे मर्डर हो गया, 300 आईपीसी की धारा 300 के थ्रू पता है कि यहाँ पे मर्डर हुआ है, तो इसमें कोई न्यायालय वारंट जारी नहीं करेगा कि तब जाके पकड़ोगे आप। इसमें तो ये संज्ञेय अपराध के थ्रू आता है मर्डर, तो इसमें तो आप बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हो। और यहाँ पे पूछा गया कि वारंट मामला कब कहते हैं? मृत्युदंड होता है, उसमें उसकी सजा मृत्युदंड होती है, तब वारंट मामला होता है, या फिर आजीवन कारावास वारंट मामला, और अथवा 2 वर्षों से अधिक की सजा जो होती है। इन तीनों कंडीशनों को वारंट वाले मामले के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, 2 वर्ष की सजा, आजीवन कारावास और मृत्युदंड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 78 का बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पन की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत सीलन उपचार की प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? तो बीज प्रशीतन यानी बर्नलाइजेशन प्रक्रिया बोलते हैं इसे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 80 लास्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, आर्टिकल 352 ये आपातकाल के बारे में बताता है, इमरजेंसी के बारे में, और ये राष्ट्रपति शासन के बारे में, और 360 ये वित्तीय आपात के बारे में। ये तीन जो है ना, ये तीन आर्टिकल, ये इमरजेंसी के बारे में, और ये राष्ट्रपति शासन के बारे में, और ये वित्तीय आपात। वित्तीय आपात 2 महीने से ज्यादा का नहीं रहता, 2 मंथ में। जब भी वित्तीय आपात लगता है तो प्रमुख अधिकारी रहते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख हो गया, उपराष्ट्रपति का वेतन 2.5 लाख, 3 लाख, 4.5 लाख हो गया। तो इन सब के वेतन में कमी कर दी जाती है, सभी लोगों के वेतनों में कमी होती है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में पूछा है, राष्ट्रपति शासन मतलब इसके 256 के बारे में बोला है। तो देखो, 2 महीने के अंदर क्या है, जब संसद से अनुमति मिली, ये लगता कब है? 356 राष्ट्रपति शासन कब लगता है? देखिए, कोई भी केंद्र की सरकार है वो अपने दायित्व को निर्वाह करने में असफल हो रही है, या फिर किसी भी तरीके से वहां की विधानसभा भंग हो जाती है, तो जब वहां का राज्यपाल सिफारिश करता है राष्ट्रपति से कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन की मांग करता है, तो राष्ट्रपति जो है ना, संसद को ये ऑर्डर देता है कि बताइए यहाँ पे राष्ट्रपति शासन की जरूरत है कि नहीं, लगना चाहिए कि नहीं। तो वो 2 महीने के अंदर ये चीज बता देता है कि यहाँ पे लगना चाहिए, अनुमति दे देता है। तो राष्ट्रपति शासन से फिर जब संसद अनुमति मिल जाती है, इसके बाद ही उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, तो अभी ये इसमें क्या पूछा है कि राष्ट्रपति शासन 356 में लगता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। यस, जब नॉर्मल सेवाएं वहां पर बहाल हो जाए, दोबारा से चुनाव होकर सत्ता में पार्टी वापस आ जाए, अच्छे से कार्यक्रम जो रूल ऑफ लॉ है वो चलने लगे, तो राष्ट्रपति किसी भी समय उसको वापस ले सकता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है, नहीं अनिवार्य है, ये तो गलत है आंसर।
अनिवार्य रहता है ना, तभी तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो पाथ क्रिएटर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें प्लीज। और इससे आगे आने वाले पार्ट, अभी हमारे ये 6 पार्ट कंप्लीट हुए, इससे और भी आगे आने वाले पार्ट हैं। और इसी के पैरेलल हमारी हिंदी की सीरीज भी चल रही है, उसमें भी हम पी बाय क्यू सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। उसके भी 4 से 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं चैनल पे जाकर। हिंदी भी हो गया, हिंदी भी चल रहा है। और ये हमारा 5 से 6वां पार्ट ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और मूल विधि का। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट हो गए हमारे। और तीसरा सब्जेक्ट बहुत जल्दी आने वाला है जो है रीजनिंग। ठीक है, और इसके बाद चौथा सब्जेक्ट आएगा मैथ। तो इन रीजनिंग और मैथ के भी हम ओल्ड पेपर को डिस्कस करेंगे। ये थोड़े लंबे हो सकते हैं क्योंकि रीजनिंग और मैथ में भी थोड़े टाइम में ज़्यादा होंगे, उन्हें सॉल्व करवाना पड़ेगी ये क्वेश्चन को। तो इसी तरीके से हम 2017 के जितने भी पेपर हैं उनको पार्ट बाई पार्ट बहुत छोटे छोटे वीडियो में हम इस तरीके से कंप्लीट कर देंगे। आई होप आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप ऑलरेडी चैनल पर मौजूद हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करें ताकि चैनल को सपोर्ट मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 के अंदर।